नमस्कार। अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी खातों में साझेदारों का प्रवेश। देखिए, भारतीय अधिनियम 1932 है, इसकी धारा 30 कहती है कि साझेदारी फर्म में जब भी कोई नया साझेदार आना चाहता है तो यह तभी संभव है जब पुराने साझेदार उसके प्रवेश के लिए सहमत हों। नए साझेदार के प्रवेश के लिए विद्यमान साझेदारों की सहमति आवश्यक होती ही है, और अगर नया साझेदार ले लेता है तो उसी तिथि से नया साझेदार प्रवेश ले लेता है तो उस तिथि से जो पुराना साझेदारी अनुबंध होता है वह समाप्त होता है और नया साझेदारी अनुबंध यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रारंभ होता है। ठीक, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो साझेदार की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, ये हम जान लें। जब भी हमें व्यवसाय का विस्तार करना है, ज़्यादा पूंजी चाहिए, व्यवसाय के संचालन के लिए किसी योग्य व्यक्ति या कुशल व्यक्ति की ज़रूरत हो, एक प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बना करके हमें लगता है कि हम व्यवसाय को और उन्नति के रास्ते पे ले जा सकते हैं। योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कभी कभी हम उसे साझेदार बना देते हैं। साझेदार बनाना मतलब उस योग्य कर्मचारी को लाभ में हिस्सेदारी देना। ठीक है, तो इससे वह पूरे मन से उस कार्य को अपना मान के करना शुरू कर देता है। तो प्रोत्साहन का उद्देश्य होता है कभी कभी, और पुराने साझेदार के वृद्ध होने पर कभी कभी हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब कभी भी नया साझेदार आएगा तो उस समय कौन कौन सी समायोजनाएं हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना पड़ेगा। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उन्हें अपने प्रॉफिट में हिस्से में से कुछ ना कुछ नए पार्टनर के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो वह उसे छोड़ते हैं जिस अनुपात में, वह अनुपात त्याग का अनुपात कहलाता है। इसे हम अभी जानेंगे, इसकी भी गणना करनी होती है। जो तीसरी साझेदार के प्रवेश के समय समायोजना हमें करनी होती है वह है प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन करना, उसका फिर लेखांकन करना। चौथी बात आती है संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखिए, जब कभी भी हमने कोई भी संपत्ति खरीदी होती है उस समय उसका मूल्य अलग होता है। संपत्ति का मूल्य क्रय के समय कुछ और होता है, और मान लेते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स नया साझेदार आ रहा है तो जो संपत्ति हमने उस समय 10 लाख की खरीदी होगी उस पर हमने कुछ डिप्रिसिएशंस भी लगाए होंगे। उन डिप्रिसिएशन को लगाने के बाद जो उसकी बुक वैल्यू बची होगी, मान लेते हैं कि वो 3 लाख है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी 3 लाख हो। हमें उसका मार्केट वैल्यू देखना होता है, और मार्केट वैल्यू अगर हमें मान लिया 2.5 लाख पता चलती है तो इसका मतलब यह है कि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर जो संपत्ति अभी बुक वैल्यू जिसकी 3 लाख नज़र आ रही उसका हमें 2.5 लाख करना है, मतलब 50,000 घटाना है। तो इसी तरह से हो सकता है कि ये संपत्ति 3.5 लाख की होती तो इसका मतलब 50,000 बढ़ाना होता। तो ये कहलाता है साझेदार के प्रवेश पे संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। दायित्व में मान लिया आपने किसी से लिए थे कुछ पैसे उधार, और पुनर्मूल्यांकन में ये भी संभव है कि वह व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में आपके 2.5 लाख रुपए जो उसे आपसे लेने थे, उसने कहा ठीक है आप हमें केवल 2,30,000 रुपये चुका दीजिए। तो 20,000 रुपये उसने छोड़ दिए ना, तो आपका जो दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा वो 2.3 लाख के हिसाब से होगा, न कि 2.5 लाख के हिसाब से। तो ये सब कहलाता है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अवितरित लाभ अगर कोई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस है तो वह साझेदारों में बांट दिया जाता है। साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाता है। ये 2 तरह से होती हैं, या तो नए साझेदार के आधार पे, नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, या कभी कभी पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी तय की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि नए लाभ विभाजन अनुपात को हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कोई बहुत कठिन नहीं जो समझ में ना आए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से सुनते जाएंगे, समझ में आता जाएगा विदाउट एनी डाउट। राइट, देखिए, नए साझेदार लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से ही प्राप्त करेगा। पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से
उससे कम हो जाएंगे। कुल मिला करके इसे हम कैसे करते हैं, मैं सीधे सीधे आपको टॉपिक समझाने के लिए उदाहरण पे लेके चलता हूँ। देखिए, एक है दीपक जी और रवि जी, ये दो लोगों का आपस में लाभ अनुपात था 3:2। रोहित को उन्होंने 1/4 भाग के लिए साझेदारी में हिस्सा दिया नए साझेदार के तौर पे। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी फर्म में जो भी लाभ कमाया जाएगा वो पूरा कितना है, एक है ना, और उसमें से 1/4 आपने दे दिया किसे, रोहित को। तो अभी जब रोहित को 1/4 दे दिया तो फर्म में कितना प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, एक था, उसमें से 1/4 रोहित को दे दिया तो बचा कितना रह गया, 3/4। ये आप लोगों को क्लियर ही होगा कि ये कैसे करेंगे। अब दीपक का नया शेयर जो है वह कितना होगा, अगर आपको यह ज्ञात करना है। इन दोनों का अनुपात जो था वो 3:2 था पहले से ही, किसका, दीपक और रवि का। ओके, रोहित आ रहे हैं तो रोहित 1/4 हिस्से के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें तो 1/4 दे दिया गया, तो बचा कितना, 3/4। अब इस 3/4 को दीपक और रवि अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। 3/4 का 3/5 ये दीपक का हिस्सा हो गया 9/20, और रवि क्या करेंगे, 3/4 का 2/5 कर लेंगे 6/20। और आप जानते हैं रोहित का शेयर 1/4 था, 1/4 को अगर आप सही से इसे करना चाहें तो ये कैसे बनेगा, इसको भी आपको 20 इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना कहलाएगा, 5/20। तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा 9, 6 और 5, यानी कि ये। तो ये एक उदाहरण था, आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। एक और उदाहरण से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ए बी साझेदार है, पुराना अनुपात 5:3 था, सी आया 1/5 भाग के लिए। अब इसमें जो बात कही गई है वो ये नहीं कही गई कि बस वो आया और नया निकालिए। तो जब वो आया था तो पिछले वाले उदाहरण में ये मान लिया गया था कि वह तो अपना 1/4 ले लेगा रोहित, और जो बचेगा 3/4 उसे पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे, यही किया गया था। लेकिन नए वाले इसमें कहा, साफ साफ ये कह दिया गया है कि ये जो आपका नया साझेदार है सी, ये 1/5 के लिए तो आता है, लेकिन सी जो है अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर लेगा। तो इसका मतलब यह है कि 1/5 तो उसका कुल हिस्सा है, 1/5 का बराबर बराबर दो लोगों से अगर बराबर लेगा यानी आधा आधा लेगा। तो 1/5 का आधा क्या होगा, ज़रा इमेजिन कीजिए, 1/5 का आधा यानी कि 1/10 होगा। तो इसका मतलब यह है कि ए से 1/10 लेगा और बी से भी 1/10 लेगा। तो जब दोनों से 1/10 1/10 लेगा तो अल्टीमेटली दोनों से घटाना पड़ेगा। भाई पुराना शेयर ए का कितना था, 5/8 दिया गया है यहाँ पे, 5:3 का मतलब क्या होगा, 5/8। उसमें से 1/10 ए से ले लेगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो 1/10 घटा दीजिए तो कितना बचा, 25 - 4/40। ये इनका एलसीएम लेना होता है 8 और 10 का, तो ये 40 आएगा। और उसके बाद में आपने 21/40 निकाल लिया। ये अनुपात निकालना कितने बच्चों को नहीं आता, अगर नहीं आता है तो बताइएगा, मैं इसे बता दूंगा। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये आता होगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। 10 और 8 में ऐसी संख्याएं जो जहाँ पे इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका। देखिए अगर आप देखें 8 पंजे 40 और 10 चौके 40, इसके अलावा और कोई इससे छोटी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का मल्टीपल कोई एक संख्या हो 8 और 10 का। तो आपने एलसीएम के तौर पे ले लिया कितना, 40। और नीचे यहाँ पे 8 है, यहाँ 40 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाली संख्या को, तो 25 आ गया। यहाँ 10 चौके 40 होता है तो 4 एकम 4 करना पड़ेगा, और ये इस तरह से 25 - 4 21/40 होता है। बी का शेयर 3/8 में से 1/10 घटाने पे 11/40 आएगा, और सी का शेयर 1/10 1/10 मिला के 2/10 होगा। 2/10 अगर है तो इसको हमें इसके हर को बराबर करने के लिए नीचे 4 से और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8/40। तो नया हिस्सा क्या बनेगा, 21, 11 और 8, जो नीचे इन्होंने करके दिखाया भी है। ये देख लीजिए कि इन्होंने पहले लिख लिया 21/40, बी का 11/40 और इनका 2/10।
फिर इसको बराबर कर लेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 21, 11, 8 ही तो आ जाएगा। ओके। एक दूसरा इसमें है उदाहरण, ये वाला, राम और श्याम, इनका अनुपात 7:5 था या 7/12 तथा 5/12 इनके हिस्से थे। गोपी 1/6 भाग लेकर के साझेदार बनने के लिए आते हैं। गोपी अपने हिस्से को राम और श्याम से बराबर प्राप्त करते हैं। तो ये ठीक ऊपर वाले के ही जैसा है। अपने हिस्से का 1/6 है, इसका अगर बराबर उनसे प्राप्त करेंगे तो 1/6 का आधा प्राप्त करेंगे, है ना। 1/6 का आधा कितना होगा, देखिए 1/6 का आधा जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/12। आधा शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम, गोपी ने जो राम से शेयर लिया है वो आधा लिया है अपने हिस्से का, आधा 1/6 का यानी 1/12। और इसी तरह से श्याम से कितना लेगा, 1/2, 1/6 का 1/12। अब सीधे सीधे राम के और श्याम के जो शेयर हैं ओल्ड वाले, उनमें से 1/12 घटा दीजिए, तो ये 6/12 आ गया राम का नया हिस्सा। श्याम्स न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/12 इन गोपीज फेवर, श्याम का नया हिस्सा अपने गोपी के फेवर में अपने हिस्से का 1/12 सरेंडर यानी त्याग करने के बाद कितना, 4/12, और इनका कुल मिलाकर के 1/6 हो गया। अब चूंकि इनके जो हर हैं वो 12-12 हैं और यहाँ 6 हैं, तो आपको इन्हें इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो 6, 4 और 2 ये अनुपात बन जाएगा। आप चाहें तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए 6:4:2। आप देखेंगे कि ये अभी कट सकता है 2 से, और तो 3:2:1 हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ना करें, इन्हें ही आप कट कर लें। ये नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं और बाद में इजी कर सकते हैं। 6/12 उनका आया था, 4 उनका आया था और 1/6 आया था। आपने देखा कि ये 6, 4, 2 आ रहा है, फिर आपने इसको ऐसे लिखा, फिर 2 से आपने इसे इजी कर लिया। तो ये कुछ उदाहरण आपको मुझे लगता है कि समझ में आए होंगे। उदाहरण नंबर 3 जिसमें ये कहा गया है कि AB 4:3 का लाभान्य अनुपात था, C को 3/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, वह A से 2/10 लेता है और B से 1/10 लेता है। अभी तक के उदाहरणों में ये कहा गया था कि नया आने वाले साझेदार अपने लाभ का आधा आधा ले लेता है। यहाँ इन्होंने एक ख़ास अनुपात दे दिया कि इतना भाग इनसे लेगा और इतना, तो ये सीधे सीधे दिया ही गया है, 2/10 भाग उससे लेगा, 1/10 उससे लेगा, दोनों मिला के 3/10 हो जाएंगे। तो ये सीधे सीधे जो अमाउंट दे दी गई है 2/10, 1/10, इसे घटा देना है पुराने साझेदारों के ओल्ड रेशियो में से। देखिए न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। भाई पुराना आपके पास 10 रुपये थे और अभी आपने जो उसमें से किसी को दे दिए, सेक्रीफाइस कर दिए वो 2 रुपये, तो नया आपके पास कितना अमाउंट बचेगा, 8 ही तो बचेगा, 10 - 2। तो यहाँ न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। आपने क्या करा है कि ए का जो ओल्ड रेशियो था 4/7, उसमें से 2/10 घटा दिया, तो आ गया कितना, ये यहाँ पर आ गया 40/70 माइनस 14/70 बराबर 26/70। ये कितना है, 26/70। और बी में 3/7 में से 1/10 घटाया तो ये आपका 23/70 आया। अगर आप बात करें सी के हिस्से की तो उसका हिस्सा तो 3/10 है ही। इसको बराबर करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर 70-70 हैं, इसको 7 से नीचे और ऊपर 7 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 7 यहाँ 21 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये नया हो गया। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्सों का एक निश्चित भाग नए साझेदार को दे। मतलब अभी तक था नए साझेदार का आधा, या नए साझेदार अपना 3/10, 2/10 ए से लेगा, बी से 1/10 लेगा। अभी क्या है, ये भी हो सकता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्सों का एक निश्चित भाग नए साझेदार को दें और उसके हिस्से का जो जो भाग दोनों लोगों के द्वारा मिलेगा उन्हें जोड़ करके नए साझेदार का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, इसको हम जानने की कोशिश अभी करते हैं। ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। सी नया साझेदार बनाया गया है। ए और सी के लिए ए जो है सी के लिए अपने लाभों के 1/5 हिस्से का त्याग करता है।
और बी सी के लिए अपने लाभों के 2/5 हिस्से का त्याग करता है। तो हम निकाल लेना कि ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5 एज पर दिस रेशियो। अब ए ने क्या करा है, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर वाज 3/5, तो 1/5 ऑफ 3/5 इन फेवर ऑफ सी। नो 1/5 का 1/5 किसका, 3/5 का। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 3/25। इसका मतलब क्या है कि 3/25 ए जो है अपने हिस्से से दे देगा सी को। अब बात करें अगर हम बी की, तो बी का ओल्ड शेयर था 2/5। कहा गया है कि बी जो है वह अपने लाभों में से 2/5 हिस्से का त्याग करेगा। तो 2/5 ऑफ 2/5, बिकॉज उनका शेयर था 2/5, उसका 2/5 बी सरेंडर कर देगा। तो बी ने सरेंडर जब करा तो कितना सरेंडर किया, 2/5 का 2/5 यानी कि 4/25। अब सीधे सीधे इनकी जो सरेंडर वैल्यूज़ हैं इन्हें आप घटा दीजिए, कहाँ से, इन्हें आप घटा दीजिए इनके ओल्ड रेशियो से। तो न्यू रेशियो का फार्मूला अभी आपने पीछे पढ़ा था, वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यही आपका क्या है, न्यू शेयर या न्यू रेशियो बोलिए, ठीक है ना, ओल्ड शेयर कह लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, तो न्यू शेयर आ जाएगा। तो देखिए ए का न्यू शेयर हम निकाल रहे हैं, 3/5 इनका पहले से था, सेक्रीफाइस आप ऊपर निकाल चुके हैं, 3/25 था, तो इनका नया हिस्सा कितना आया, 12/25। ऐसे ही बी जो होंगे, बी का कितना आएगा, बी 4/25 दे रहे थे अपने हिस्से में से, तो आप देखिए बी जो हैं उनका कितना था, 2/5, उसमें से 4/25 घटाया, तो बी का नया शेयर कितना हो गया, 6/25। अब सी जो होगा ना उसको टोटल कितना मिलेगा, 3/25 मिल रहा है ए से, 4/25 मिल रहा है बी से, तो 3/25 प्लस 4/25 ये कुल मिलाकर के 7/25 होगा। तो ए और बी का जो रेशियो होगा, द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी वुड बी 12/25, जो कि आपने अभी उनका हिस्सा निकाला था नया वाला, बी का नया हिस्सा 6/25 आपने ऊपर निकाला था, 7/25 आपने जोड़ के अभी निकाला था। दोनों ए और बी के द्वारा जो सेक्रीफाइस किए गए थे 3/25 और 4/25 इनको जोड़ लिया, तो ये 7/25 हो गया, ये सी का हिस्सा है। तो अब इनका अनुपात अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, इन्हें हटा के लिख सकते हैं 12:6:7। ओके, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक उदाहरण से कंफर्म कर लीजिए इस नॉलेज को जो आपने अभी अभी सीखी हैं। सारे उदाहरणों का एक उदाहरण, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। सी फर्म में 1/5 लाभ के लिए प्रवेश करता है। नए साझेदार के नए अनुपात की गणना करनी है। कंडीशंस अलग अलग हैं। पहली कंडीशन है सी जो है ए और बी से बराबर भाग प्राप्त करता है। तो बराबर भाग का मतलब है 1/5 का आधा आधा प्राप्त करेगा। तो शेयर एक्चुअली सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। In this situation, share acquired by C from A would be 1/2 of his share 1/5. So it is 1/10, and acquired by C from B 1/2 of 1/5 1/10। इन दोनों से 1/10 लेगा C A और B से। तो ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, जितना कि सी उनसे ले रहा है, 1/10। तो ए के ओल्ड शेयर में से उनका सेक्रीफाइस घटाइए तो आ जाएगा उनका न्यू शेयर। सिमिलरली बी के ओल्ड शेयर में से उनका सी के प्रति सेक्रीफाइस घटाइए तो आ जाएगा नया शेयर बी का, और सी का शेयर तो 1/5 था ही, तो आपने इसे इस तरह से लिखा, न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी 5/10, 3/10 एंड 1/5। इनको डिनोमिनेटर्स को बराबर करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर 2 से कर लीजिए, तो ये 5, 3, 2 आपका आ गया। ये पहला हिस्सा था। दूसरा पॉइंट क्या था, बी वाला अगर आप देखें, सी ए और बी से 2:1 का अनुपात प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने 1/5 का 2/3 ए से प्राप्त करेगा और 1/3 बी से प्राप्त करेगा। ए से कितना, 2/3 किसका, 1/5 का, और बी से कितना,
बी से प्राप्त करेगा 1/3 1/5 का। तो आप ज़रा नीचे देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन। देखिए इन्होंने साफ साफ बताया है कि सी इफ़ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, तो सी वुड एक्वायर शेयर एक्वायर्ड बाई सी फ्रॉम ए 2/3 ऑफ 1/5। ये उसका हिस्सा है ना, तो अपने हिस्से का 2/3 लेगा ए से, तो ये कितना हो जाएगा 2/15। ऐसे ही सी बी से कितना लेगा 1/3 ऑफ 1/5 1/15। अब ये 2/15 और 1/15 ये ए और सी से क्रमशः ले रहा है, तो ए के ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस वो करेगा वो घटा दीजिए, तो ए का हिस्सा आ गया। बी के ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस घटा दीजिए, तो उसका नया शेयर आ गया। और सी का शेयर इतना था ही, इनको पैरेलल रखा। अब यहाँ 15-15 आ रहे हैं, तो इसके आपको 3 से नीचे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7:5:3 यहाँ पे आपका नया आ गया। तीसरी एक कंडीशन और थी, वो कंडीशन ये है कि इफ़ सी गेट्स हिज शेयर होली फ्रॉम ए, अगर सी पूरा हिस्सा केवल ए से ले, तो उसका पूरा हिस्सा था कितना 1/5, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा 3/5, जो कि ओल्ड था उसका। ए जब सी अपना पूरा का पूरा 1/5 ए से ले लेगा, तो इसे हम घटाएंगे ए के ओल्ड शेयर में से, तो आएगा कितना 2/5। बी का शेयर जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि बी इस सिचुएशन में सी को कुछ नहीं दे रहा, तो इसका 2/5 ही रहेगा। सी का 1/5 है ही, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 2/5 2/5 एंड 1/5, यानी कि 2:1। इफ़ सी गेट्स इज शेयर होली फ्रॉम बी, अगर बी से ले रहा है तो ए का शेयर जितना था 3/5, उसमें से कोई सेक्रीफाइस तो हुआ नहीं, तो ये अनटच्ड रहा, 3/5 ही रहेगा। बी का जो न्यू शेयर है वो 2/5 था, लेकिन 1/5 घटने के बाद ये 1/5 ही बचेगा, और सी का तो 1/5 है ही, तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा 3:1:1। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं ए का हिस्सा कितना है 3/5, बी का नया हिस्सा कितना है 1/5, और सी का कितना है 1/5। तो अगर आप इन्हें पैरेलल रखेंगे तो 3/5 1/5 1/5 आएगा, जिससे आप 3:1:1 लिख सकते हैं। एक और सिचुएशन इन्होंने दी थी कि इफ़ सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। अब देखिए ये 3/20 ऑफ एनीबडी शेयर नहीं है, किसी का शेयर का 3/20 नहीं है, ये केवल और केवल कहा गया है कि ही गेट्स 3/20 फ्रॉम ए, यानी कि ए से केवल और केवल 3/20 ले रहा है। तो अगर सी ए से 3/20 लेगा, तो ए उसे सेक्रीफाइस भी तो इतना ही कर रहा होगा, तो ये सीधे सीधे सी के पक्ष में ए के द्वारा किया जाने वाला सेक्रीफाइस है 3/20। तो आप क्या करेंगे, ए का न्यू शेयर निकालने के लिए उसका ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही तो होता है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओके, तो देखिए आपने क्या करा, ए का न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर के तौर पे 3/5 लिखा, और उससे सी ले रहा है 3/20, तो ये घटा दीजिए, तो 9/20 ए का नया हिस्सा हो गया। बी का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का नया हिस्सा हो जाएगा 2/5 माइनस 1/20, क्योंकि ये 1/20 बी से ले रहा है, तो 7/20। सी का हिस्सा हो जाएगा जितना जितना वो ले रहा है ए और बी से, इनका जोड़, तो 3/20 1/20 यानी कि 4/20, सभी के 20-20 आ रहे हैं, तो सीधे सीधे 9 7 और 4 ये आपका रेशियो हो गया। त्याग का अनुपात कुछ खास नहीं है, त्याग का अनुपात दरअसल और कुछ है ही नहीं अलग। पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार को अपने हिस्से का जो भी हिस्सा उन्हें देते हैं, वही उनका त्याग का अनुपात होता है। त्याग का अनुपात यहाँ निकालेंगे कैसे, इसको समझ लीजिएगा ज़रा। पहले तो इसका एक अर्थ समझ लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि त्याग का अनुपात क्या होता है। नए साझेदार जब भी कोई प्रवेश लेता है, तो पुराने साझेदारों को अपने हिस्से में से कुछ भाग साझेदार के पक्ष में त्याग करना पड़ता है। जिस अनुपात में वह अपने हिस्से का त्याग करते हैं, उसे ही त्याग का अनुपात कहा जाता है। नए साझेदार द्वारा नकद लाई गई ख्याति जो होती है, नया साझेदार सी जो आएगा, वो कुछ ख्याति के लिए एक्स्ट्रा पैसा लाएगा पूंजी के अलावा। वो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा लाएगा, सपोज़ ये 10,000 है, तो जो भी साझेदार पुराने हैं, उन्होंने जिस रेशियो में अपने लाभ का हिस्सा
नए साझेदार के लिए त्यागा होगा, यानी कि उनका जो त्याग का अनुपात होगा, गुडविल वगैरह वो उसी अनुपात में आपस में बांटेंगे, ना कि पुराने लाभ हानि अनुपात में। वो बांटेंगे किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में ही बांटा जाना चाहिए, क्योंकि ख्याति की राशि दरअसल यह वह क्षतिपूर्त है जो नए साझेदार के आने के बाद उन्हें अपने लाभों में हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उस त्याग के बदले ही उन्हें गुडविल के रूप में कुछ अतिरिक्त धनराशि नया साझेदार देता है। तो हम अगर त्याग का अनुपात निकालना चाहें तो अगर सीधे सीधे पुराना तथा नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया हो तो ये बहुत आसान है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वुड इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर रेशियो दिए गए और अगर ये शेयर दिए गए तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक, देखिए उदाहरण नंबर 6 समझिएगा। उदाहरण नंबर 6 में इन्होंने जो सूचनाएं दी हैं वो ये कि ए बी सी इनका अनुपात था 5-3-2। अब देखिए 3 साझेदारों वाली संस्था थी जिसमें डी चौथे साझेदार के रूप में आ रहे हैं, तो इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना हो गया? नया। तो ये ओल्ड रेशियो दिया गया था ए बी सी का और ये न्यू रेशियो दिया गया है ए बी सी डी का। अब आपको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि त्याग का अनुपात। फार्मूला क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप ज़रा सा समझिएगा, सेक्रीफाइस ए कितना करेगा? ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 5, 3 और 2 मिला के 10 होता है, यानी कि 5/10 ओल्ड रेशियो था और 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 होता है। तो अभी इसका नया हिस्सा क्या है? 3/10। तो ए ने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 2/10। इसी तरह से हम बी का सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। बी का कितना था? 3/10, अभी कितना होगा? 2/10। तो आप देख लीजिए कि बी का सेक्रीफाइस कितना होगा? 3/10 में से 2/10 घटा के 1/10। और जो सी का सेक्रीफाइस है वो ये है कि पहले भी सी का 2/10 था और अभी भी 2/10 है, तो इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा। तो सेक्रीफाइस अगर सी ने नहीं किया तो जिन जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया वो केवल ए और बी है। इनके सेक्रीफाइसेस जो हैं उन्हें एक साथ लिख दीजिए और जब इनको आप देखेंगे अनुपात के रूप में तो इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस जो किया था वो 2/10 किया था और बी ने 1/10 किया था, तो इनका आपस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। अब जो भी नया साझेदार गुडविल लेके आएगा वो गुडविल इन दो साझेदारों में ए और बी में 2:1 में बांट ली जाएगी। ठीक है, इसमें सी को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सी ने कोई भी त्याग किया नहीं है। तो ये तो तब हो गया जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिए गए हों, इनको घटा करके हम निकाल पाते हैं सेक्रीफाइस, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो। पुराना लाभ विभाजन अनुपात दिया है, नए साझेदारी फर्म का नया रेशियो नहीं दिया गया, केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप त्याग का अनुपात निकालें तो क्या निकालेंगे? ऐसे में यह माना जाता है कि नया साझेदार जब आएगा तो उसे तो उसका हिस्सा मिलेगा ही, बाकी के साझेदारों को जो बचा हुआ हिस्सा होगा वह आपस में बांटना पड़ेगा। तो वह आपस में बचा हुआ हिस्सा किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो ऐसी स्थिति में जब पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ साथ नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो तो इसे आप एक रूल के तौर पर नोट कर लीजिए। ऐसी स्थिति में जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि बचा हुआ जब वो अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो दरअसल वो जो नए साझेदार को उन्होंने दे दिया वो उनको उसी रेशियो में दे दिया है, ऐसा टेक्निकली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण नंबर 7 है XYZ, इनका 4:3:2 लाभ विभाजन अनुपात था। P 1/10 हिस्से के लिए फर्म में शामिल होते हैं। साझेदारों के त्याग ज्ञात कीजिए। अभी तक आपसे कहा जाता था कि नई फर्म का नया रेशियो निकालिए, अभी यहाँ आपसे कहा गया है त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि जब नया साझेदार 1/10 के लिए आएगा तो बचेगा कितना उसका हिस्सा देने के बाद 1 में से 9/10। अब ये 9/10 होगा, ये ओल्ड पार्टनर जो है ना वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4-3-2 में बांट लेंगे। तो चलिए हम बांट देते हैं। 4/9 ये इसका हिस्सा था, 4/9 ए का
इसी हिस्से में बचा हुआ 9/10 इसने बांटा, तो इसका नया हिस्सा कितना आया 4/10। वाई का नया आया कितना 3/10। जेड का नया कितना है, जेड जो है उसका नया हिस्सा कितना होगा, उसका 2/9 होगा, 9/10 का 2/10। और जो पी आपके नए बंदा आ ही रहा है उसका तो आप देख ही रहे हैं कि 1/10 है, वो आपने लिख ही लिया। तो जब इनके न्यू रेशियो आपको पता चल गए, ठीक, ओल्ड रेशियो भी आपको पता थे, ये यहाँ पे हैं, तो अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना तो आप निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो अब निकाल लीजिए। चलिए देखिए, आपने इनका ये नया हिस्सा कर लिया था, अब आपने क्या करा, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस मेड बाई एक्स कितना होगा, ओल्ड था इनका 4/9, न्यू है इनका 4/10, तो आपने देखा कि 4/90 ये सेक्रीफाइस है एक्स का, वाई का 3/90 आएगा, और जो z है उनका 2/90 आएगा। तो ये जो इनका सेक्रीफाइस है, अगर आप इन्हें रखेंगे 4/90, 3/90, 2/90, तो आप पाएंगे आश्चर्यजनक रूप से ये 4:3:2 ही है। और 4:3:2 क्या था दरअसल, ये 4:3:2 उनका ओल्ड रेशियो था। तो ये आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या जो मैंने अभी आपको बताया है उसको याद कर लीजिए। और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जब कभी भी पुराने लाभ विभाजन अनुपात को दिया गया हो क्वेश्चन में और नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा, जो त्याग का अनुपात होगा, त्याग का अनुपात वो वही होगा जो उनका पुराना लाभ हानि अनुपात है, पुराना लाभ हानि अनुपात है। ठीक है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी इक्वल एज ओल्ड रेशियो इन विच सिचुएशन, व्हेन old profit sharing ratio and the share of new partner is given in the question. ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि पुराने साझेदारों के त्याग बताए गए हों कि पुराने साझेदार ने कितना कितना त्याग किया है। तो अगर पुराने साझेदारों के त्याग बताए गए हैं तब तो सीधे सीधे वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 8, ए और बी साझेदार हैं, 4:1 के अनुपात में आपस में लाभ हानि बांटते थे। ए अपने हिस्से का 1/4 और बी अपने हिस्से का 1/2 सी के पक्ष में त्याग करता है। एक नया साझेदार है सी, नए त्याग अनुपात और नया अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ए सरेंडर करता है 1/4 अपने हिस्से 4/5 का सी के पक्ष में। इसका मतलब वो कितना सरेंडर करेगा, 1/4 4/5 का, तो ये 1/5 करेगा, है ना। और बी जो है वो अपने हिस्से का कितना सरेंडर करता है, 1/2, तो उसका हिस्सा कितना था 1/5, तो 1/5 का 1/2 यानी कि सी के पक्ष में वो कितना सरेंडर करेगा 1/10। तो अब अगर आप इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहें ए का, तो क्या निकलेगा, जितना ए ने सरेंडर करा, ए ने कितना सरेंडर किया 1/5 और बी ने कितना सरेंडर किया 1/10, तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, इनका सरेंडर कितना हो गया 2:1। नया रेशियो अगर निकालना हो तो नए रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नए रेशियो का फार्मूला वही ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। तो न्यू शेयर क्या है ओल्ड 4/5, उसमें से सेक्रीफाइस घटा दिया ए का, तो 3/5 आया। इसी तरह से बी का 1/5 पहले था, 1/10 घटाया तो 1/10 आया। और सी का वो होगा हिस्सा जो ए ने और बी ने सरेंडर किया था। तो इनका नया हिस्सा कितना आ जाएगा, नया हिस्सा आ जाएगा 3/5, 1/10 और 3/10। तो कुल मिलाकर के 6:13 ये आपका हिस्सा यहाँ पर बन जाता है। ओके, देखिए एक और ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में राजेंद्र, महेंद्र और गजेंद्र फर्म में साझेदार हैं। लाभ हानि को 3:2:1 में बांटते हैं। 1/3 भाग के लिए फर्म में आते हैं सुरेंद्र। और 4 परिस्थितियां हैं, इनमें इन चारों परिस्थितियों में आपको नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालना है। यदि सुरेंद्र द्वारा भाग लेने पर पुराने साझेदार का लाभ विभाजन अनुपात पूर्ववत रहता है, तो
यदि सुरेंद्र अपना समस्त भाग केवल राजेंद्र से प्राप्त कर लें, यदि सुरेंद्र अपने भाग 2/3 राजेंद्र से और शेष रकम महेंद्र से प्राप्त कर लें, और इसी तरह से यदि सुरेंद्र अपने भाग को सभी साझेदार से समान अनुपात में प्राप्त करें। तो सबसे पहला क्या है, राजेंद्र, महेंद्र और गजेंद्र का लाभ विभाजन अनुपात हम जानते हैं पहले से कितना था। राजेंद्र, महेंद्र और गजेंद्र का लाभ विभाजन अनुपात वो किस अनुपात में था? वो दरअसल अनुपात है 5:3:2, यानी कि ये ऊपर जो यहाँ पे दिया गया है ना 5:3:2:1, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए। आप इसको 5:3:2 कर लीजिए। 5 ये जो है दरअसल ये 5:3:2 है, ये क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए पहले, तो आपको समझ में आएगा। तो राजेंद्र, महेंद्र और गजेंद्र का जो लाभ विभाजन अनुपात है वो 3:2:1 नहीं, 5:3:2 मान के हम करेंगे, ठीक। तो ये इनका ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन में ये माना गया। अब अगर सुरेंद्र द्वारा उसका भाग ले जाने के बाद पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटें, तो बांटेंगे क्या? जो बचेगा सुरेंद्र का कितना है 1/3, सुरेंद्र का कितना है 1/3, और 1/3 एक में से घटाने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो 2/3 बचेगा। इस रिमेनिंग को जो इनके पुराने साझेदार हैं ये अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो में आपको बता दूं कि ये यहाँ 3:2 गलत लिखा था। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:4:2, यही रहेगा ओल्ड रेशियो। ओके, तो इसी में बांटा गया है। 5:4:2 का मतलब कितना होता है? सॉरी, 5:3:2 था ये। तो 5:3:2 में अगर बांटना है तो 5/10 कितना रिमेनिंग का, ये राजेंद्र का नया भाग आएगा। ऐसे ही महेंद्र का नया भाग आएगा 2/3, जो कि बचा हुआ है उसका 3/10, और सिमिलरली गजेंद्र 2/3 का 2/10, यानी कि कुल मिला के राजेंद्र, महेंद्र और गजेंद्र के नए हिस्से आ गए 5/15, 3/15 और 2/15, और सुरेंद्र का तो 1/3 है ही, जिसका मतलब होगा 5/15। तो ये हो गई एक सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है? यदि सुरेंद्र अपने भाग का संपूर्ण भाग राजेंद्र से प्राप्त करे, तो राजेंद्र का पुराना 5/10 था, उसमें से 1/3 घटाए तो बचा कितना? 1/6। नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात होगा 1/6, 3/10, 2/10 और 1/3। तो अगर आप 1/6 लिखेंगे या 5/30 लिखना चाहें, ये आपकी चॉइस है, ये एक ही मतलब होते हैं। 5/30 लिख सकते हैं या 1/6 भी लिख सकते हैं, जिनके डिनोमिनेटर बाद में आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो नया अनुपात क्या बनेगा? 5:9:6:10। सुरेंद्र को अपने भाग का 2/3 राजेंद्र से और शेष महेंद्र से मिलता है। तो अगर सुरेंद्र का हम उसका भाग 1/3 था, उसका 2/3 निकालें तो कितना आएगा? 2/9, और बाकी का शेष महेंद्र से प्राप्त करेगा। तो उसका शेष बचा कितना? अगर वो अपने भाग का 2/3 ले चुका किससे? राजेंद्र से, तो उसके दूसरे भाग का शेष हिस्सा कितना बचा? 1/3 ही तो बचेगा। तो 1/3 का 1/3 यानी 1/9 किससे लेगा? सुरेंद्र। सुरेंद्र किससे लेगा? वो महेंद्र से लेगा। तो कुल मिलाकर के राजेंद्र के पास कितना बचेगा? 5/10 में से 2/9 घटाने के बाद बचेगा 25/90, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है महेंद्र के पास 3/10 में से 1/9 घटाने के बाद 17/90 बचेगा। और गजेंद्र का जो कुल भाग है वो जितना था उतना ही रहा। सुरेंद्र का कुल भाग 1/3 है, इसको आपने इस रूप में रख लिया, जिनका इनके जो हर आ रहे थे 90-90, तो इसको हमने 1/3 को 90 के हिसाब से 30/90 कर लिया। तो नया अनुपात हमारा आ गया 25, 17, 18 और 30, ठीक है। एक और इन्होंने बताया हुआ है कि यदि सुरेंद्र अपने भाग को सभी साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करे तो क्या होगा। देखिए, समान रूप से अगर सभी से प्राप्त करेगा तो आप समझ सकते हैं कि 3 साझेदार हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 साझेदार हैं ना?
तो 3 साझेदारों से अगर सुरेंद्र प्राप्त करना शुरू करे, तो देखिए 3 साझेदार हैं, तीनों से समान रूप से प्राप्त करेगा तो 1/3 1/3 प्राप्त करेगा, और ये 1/3 उसके हिस्से का होगा, सुरेंद्र के हिस्से का 1/3 यानी कि 1/9। ये 1/9 हर साझेदार से प्राप्त करेगा। तो राजेंद्र के पुराने हिस्से में से 1/9 घटा दीजिए, क्योंकि जब सुरेंद्र राजेंद्र से 1/9 लेगा तो राजेंद्र को 1/9 त्याग भी तो करना पड़ेगा। तो राजेंद्र का नया भाग अगर निकालना हो तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यानी कि ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा 35/90। और महेंद्र का जो है वह आ जाएगा 30/10 माइनस 1/9 बराबर 17/90। गजेंद्र का भी इसी तरह से 8/90 निकाल लेंगे। सुरेंद्र का भाग जो है वो 1/3 है। इसको 90 करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा ऊपर। ओके, 90 सॉरी। तो आपका ये 35, 17, 8 और 30 अनुपात आ गए। थ्योरी में एक टॉपिक खूब पूछा जाता है, नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात में अंतर क्या है। नया लाभ विभाजन अनुपात वो होता है जब नए साझेदार जो आते हैं तो नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात सारे साझेदारों का जो आपस में लाभ विभाजन अनुपात होता है। और त्याग अनुपात वह अनुपात होता है जिस अनुपात में पुराने साझेदार अपना पुराना हिस्सा नए साझेदार के आने पे उसके लिए छोड़ते हैं, परित्याग करते हैं। तो इसके अर्थ और इसके संबंध, आवश्यकता और गणना के सूत्र वगैरह ये आपको पढ़ने हैं। फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।